हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत की जनगणना करेंगे और भारत की जनगणना 2011 जो है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही वीवीआई है। और हम लोग आते हैं इस पे। देखिए, भारत की जनगणना 2011 महत्वपूर्ण तथ्य, नोट्स एवं संपूर्ण जानकारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके पहले हमने आपसे पूछा था बुद्ध का वो थॉट, या ये कह सकते हैं कि उनका एक मतलब समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द था, बुद्धम शरणं गच्छामि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यानी कि ज्ञान की शरण में जाना। अगर हमें कोई चीज़ का अगर ज्ञान नहीं है या कुछ ऐसी समस्या हो गई है जिसके लिए मतलब समझिए कि जिसके लिए अब कहाँ जाना चाहिए, तो बहुत सारे धर्म में बहुत सारी बातें कही गई है। आप पूजा पाठ कर लीजिए, आप तंत्र विद्या में विश्वास कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि आपके ज्ञान की मतलब बुद्ध ने कहा कि आपकी सारी समस्याओं का जड़ एक ही जगह समाप्त होगा। अगर आप समस्या से ग्रसित हैं तो आप ज्ञान के शरण में जाइए। इसका मतलब यही होता है, बुद्धम शरणं गच्छामि। आज हम लोग करने वाले हैं भारत की जनगणना 2011। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 से बीपीएससी हो, दरोगा हो या कोई भी कंपटीशन में, सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, भारत की जनगणना ये भारत की 15वीं जनगणना है। यह भारत की 15वीं जनगणना है। ये भारत की 15वीं जनगणना है। ये याद होना चाहिए कि भारत की 15वीं जनगणना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसका नारा क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह 2 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? तो 2 चरणों में संपन्न हुआ था। इसका जनगणना जो आयुक्त थे उस समय सी चंद्रमौली थे। उस समय जनगणना आयुक्त थे 2011 में सी चंद्रमौली। और सी चंद्रमौली के पहले देवेंद्र कुमार सीकरी इसके जनगणना आयुक्त थे। 2021 की मतलब 22-23 की 21 की बात किया जाए तो वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त है वो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। डॉक्टर विवेक जोशी हैं। 1921 से जो है ईस्वी को विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि बीपीएससी में और दरोगा में ही पूछा गया है। थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद जनगणना पे बात करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका संचालन कौन करता है? तो इसके संचालन में देखेंगे कि गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाता है। इसलिए सर्वप्रथम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने ही इसे पेश किया था। ठीक है, 1948 प्रावधानों के तहत इसका मतलब समझिए कि आयोजित किया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इसे सर्वप्रथम मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा ही पेश किया जाता है। ये जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है। याद होना चाहिए, जनगणना पूछा जाता है, बहुत सारा विषय है कि कौन सा संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है और राज्य सूची का है। तो ये संघ सूची का विषय है। उसके बाद ये देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में पॉलिटी में पढ़ रहे होंगे तो आपको मिलेगा अनुसूची। 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में इसका वर्णन किया गया है। 69 में याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। उस समय लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो। उसके बाद कहा जाता है कि यह नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ? हर 10 साल पे। वो था 1881 में और लॉर्ड रिपन के समय में ये शुरू हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। भारत की ये जो 2011 की जो जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। अगर 2021 का अगर जनगणना आ गया होता तो यह भारत की 16वीं जनगणना होती और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होती। चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? 1 करोड़ 21 करोड़ के लमसम जनसंख्या। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1 करोड़ 40 के राउंड में। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो 121 करोड़। ठीक है, पुरुष जनसंख्या इसमें है 51.5% और महिला जनसंख्या है 48.5%।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। सर्वाधिक जनसंख्या तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद महाराष्ट्र का है और बिहार का तीसरा स्थान है, जो बार बार पूछा जाता है। अगर बिहार का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो बिहार में आपका ये तीसरा स्थान हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। प्रथम स्थान हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश का। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आगे, इसी में भी पढ़ना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला या न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम के बाद स्थान आता है मिजोरम का, और मिजोरम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का। कहा जाता है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ था, और वो आपका स्टेट है मेघालय। मेघालय के बाद हुआ अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है बिहार। ये सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी कि 10 सालों में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ा, वो है आपका मेघालय। और सबसे कम यानी कि सबसे कम का है तो 0 माइनस में चला गया है, वो है नागालैंड। न्यूनतम जनसंख्या की वृद्धि की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा नागालैंड, उसके बाद केरल और उसके बाद गोवा आ जाएगा। पूछा जा सकता है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस राज्य में हुआ, तो मेघालय में। सबसे कम किस में हुआ, तो नागालैंड में। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसका। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, ये आपको याद रहना चाहिए। और इसी तरह से हम बिहार का जो जनगणना है पूरा महत्वपूर्ण जो उसमें विश्लेषण और टॉपिक जो मिलेगा हम करा देंगे। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे देखिए, जनसंख्या घनत्व 2011 की अगर बात किया जाए तो 382 है, और उसके पहले 2001 की बात किया जाए तो 325 है। ये 2011 के अनुसार 382 याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जनसंख्या घनत्व 382 है राष्ट्रीय स्तर पे। उसके बाद कहता है कि सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, किस राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व है। तो सबसे पहला हो जाएगा बिहार, 1102 है, या कभी कभी 1106 भी देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा किसका है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, वो हो जाएगा आपका बिहार का। उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उसके बाद केरल आ जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, बिहार का, ये याद होना चाहिए, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, उसके बाद केरल का हो जाएगा। पूछता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, न्यूनतम, तो न्यूनतम हो जाएगा 7 सिस्टर में अगर आप चले जाइए तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। उसके बाद हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम का स्थान आ जाएगा, और मिजोरम के बाद सिक्किम का स्थान आ जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का, जो बार बार पूछा जाता है। 1102 या कहीं कहीं 1106 भी देखने को मिलेगा। उसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे केरल का स्थान आ जाएगा। 3 कम से कम आप याद रखेंगे तो हो सकता है कभी क्रम में पूछ देता है तो आपसे बन जाएगा। उसके बाद न्यूनतम जो जनघनत्व है वो सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और यहाँ पे बात करें मिजोरम, उसके बाद सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश को आप देखिएगा मैप में तो आपको 3 यानी कि आपको भूटान से भी उसका सीमा रेखा जुड़ती है, उसके बाद चाइना से भी जुड़ती है, उसके बाद आपको म्यांमार से भी जुड़ती है। तो ये नेक्स्ट हम लोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग लिंगानुपात। 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, तो यहाँ देखिए 940, याद रहना चाहिए, 940 लिंगानुपात था भारत का 2011 जनगणना के अनुसार। और 2001 की अगर बात किया जाए तो 933 है, 933 है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, 1084 है, 1084। यानी कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना है, 1084, यानी कि 84 लड़कियां ज़्यादा हैं वहाँ पे, इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात में वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश हो जाएगा। केरल का कितना हो जाएगा, 1084 आपको हो जाएगा, जो पूछा जाता है कभी कभी। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको मिलेगा कहाँ पे, यहीं केरल पे, और सर्वाधिक शिक्षित लोग भी यहीं पे मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में 995 हो जाएगा लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पे 995 लड़कियां हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो 992, यहाँ पे 1000 यानी कि पुरुषों में महिलाओं की संख्या 992। और न्यूनतम सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो सबसे कम है हरियाणा का, 877 है, 877 है। सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो केरला का है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर का 883 है,
और उसके बाद सेवन सिस्टर के में चले जाएंगे तो सिक्किम का स्थान आ जाएगा 889। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात किसका हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। शिशु लिंगानुपात भी पूछा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 914 है। 914 याद रहना चाहिए। 914 लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात यानी कि बच्चों का उम्र का। उसके बाद पूछता है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्यों का है? देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा मिजोरम का है, 971। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? मिजोरम का। न्यूनतम किसका है? तो हरियाणा का। यहाँ पे भ्रूण हत्या सबसे किया ज़्यादा हो रहा था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? मिजोरम का। उसके बाद बात करें तो मेघालय हो जाएगा। उसके बाद देखें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में आपका मिजोरम का स्थान है, उसके बाद मेघालय का स्थान है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है। और सबसे कम की बात कर दिया जाए, सबसे न्यूनतम की बात कर दिया जाए तो इसका हो जाएगा हरियाणा, और नेक्स्ट हो जाएगा पंजाब, और उसके बाद हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपका मिजोरम और न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद हम लोग साक्षरता की बात करते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता 2011 में 74.04% है। कहीं कहीं 73% भी आपको मिलेगा। तो पुरुष जो साक्षरता है उनकी परसेंटाइल है 82% के लमसम, यानी कि 82.14% है। और महिला यहाँ पे भारत में महिलाओं की प्रतिशत है 65.46%। इतनी मतलब समझिए कि अभी भी महिलाओं की स्थिति पढ़ाई लिखाई के मामले में पुरुषों के समान अभी तक नहीं है, यानी कि गैप बहुत ज़्यादा दिखता है। 2011 जनगणना के अनुसार 74 के लमसम पढ़े लिखे लोग हैं भारत में। उसके बाद पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 82% और महिला साक्षरता की बात की जाए तो 65%। अगर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक साक्षरता की बात किया जाए तो कौन सा राज्य है? उसमें हो जाएगा आपका केरल है। 93.91% है। केरल सर्वाधिक साक्षर मतलब स्टेट है। उसके बाद मिजोरम का स्थान आता है 91.58% है। उसके बाद त्रिपुरा का स्थान आता है 87.75%। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता वाला स्टेट कौन सा है? केरल हो जाएगा। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता की अगर बात किया जाए यहाँ पे तो उसका हो जाएगा बिहार। न्यूनतम साक्षरता कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद ये राजस्थान का स्थान आता है। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश है केरला, और सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश है वो है आपको बिहार। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे मिलेगा आपको? केरल में मिलेगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपको केरल में और न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपको बिहार में मिलेगा। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता आपको केरल में मिलेगा और न्यूनतम महिला साक्षरता आपको राजस्थान में मिलेगा। यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाता है। न्यूनतम जो महिला साक्षरता है हमारे बिहार से भी मतलब पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसका राजस्थान आ जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देख रहे हैं केरल का, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता देख रहे हैं बिहार का, और सर्वाधिक महिला साक्षरता देख रहे हैं तो केरल का, और न्यूनतम महिला साक्षरता की अगर बात किया जाए तो है आपका राजस्थान। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पूछा गया प्रश्न है कि सर्वाधिक एसी जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पे निवास करते हैं? सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में कौन सा राज्य जो सर्वाधिक एसी मतलब बहुल मतलब परसेंटाइल वाला स्टेट है? वो हो जाएगा आपको पंजाब हो जाएगा। पंजाब, ये दोनों एक बार पूछा हुआ था बीपीएससी में। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, वहाँ निवास करते हैं। और जनजाति प्रतिशत में निवास करने वाले वो है मिजोरम। सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछा जाए तो हो जाएगा आपको मिजोरम। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब। उसी तरह से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। उसी तरह सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है आपका मिजोरम। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में 31.3% लोग ही शहरों में निवास करते हैं।
पूछा गया प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं? 31.3% लोग ही निवास करते हैं। तो गांव में कितने आ जाएंगे? तो 100 में से, अगर 100 में से आप 31.3% अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 68.7% लोग। यानी कि 68.7% लोग क्या कहाँ निवास करते हैं? गांव में निवास करते हैं। यानी कि भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितना है? 31.3%। और गांव में रहने वालों की संख्या कितना है? 68.7%। अभी भी जो हमारा भारत है वो गांव में बसता है, ऐसे महात्मा गांधी बार बार बोलते थे। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक शहर वाला राज्य कौन सा है? वो आपको हो जाएगा गोवा हो जाएगा। और कहता है कि सर्वाधिक ग्रामीण वाला राज्य कौन सा है? वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। वो हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से बिहार का जो भी जनगणना है अभी तुरंत हमको कराने वाले हैं, हो सकता है कल और परसों में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट और अंतिम है आपका 2021 का जो जनगणना जिसे इशू नहीं किया गया था, इसकी जो जनगणना आयुक्त है उनका नाम है विवेक जोशी। और एग्ज़ाम के बाद ऐसा अच्छा होता है कि एग्ज़ाम के बाद आएगा, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के बाद इसे मतलब रिलीज़ कर दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़िए और रिवाइज भी करिए। थैंक यू।